हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपने कहा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर इम्पॉर्टेंट फार्मूला पर बेस्ड एक वीडियो बनना चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो भी हैं उनको हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो पहला फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से, जिसको आप जानते हैं Q = NE करके जो फार्मूला है ना। वैसे तो ये क्लास 12 में पढ़ना होता है, लेकिन आप इसको 10th में भी यूज़ कर सकते हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना हो, है ना। यहाँ पर Q क्या है? Q है टोटल चार्ज, है ना। Q क्या है? Q है टोटल चार्ज, ठीक है। N क्या है? N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन फ्लो नहीं करते तो जनरली प्रोटॉन कैलकुलेट नहीं करते हम लोग, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। E है एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है आपको पता है? एलिमेंट्री चार्ज ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पहला फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला जो हम सब देखते हैं क्लास 10th में वो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए, है ना। इलेक्ट्रिक करंट = क्या होता था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, यानी Q/T, ठीक है। यहाँ I है करंट, ठीक है ना। करंट या टोटल करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। करंट जो भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रिक ही होता है, तो करंट को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। Q आपका पहले ही बता दिया गया है। Q क्या है? चार्ज है, ठीक है, चार्ज है। T क्या है? टाइम। कौन सा टाइम? जितने देर के लिए चार्ज फ्लो करता है, ये चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तीसरा जो फार्मूला था वो कौन सा फार्मूला था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ करता था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, है ना। वर्क डन, पोटेंशियल को किस लेटर से डिनोट किया जाता था? V, है ना। V = W/Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस भी हुआ करता था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये वर्क डन है और ये चार्ज है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये है वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, और Q क्या है? चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज है। यहीं पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी देखते थे, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है कि जब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, लेकिन वही चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे जगह ले जाएंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए दो पॉइंट कोई है A और B, है ना, जहाँ पर चार्ज को डिस्प्लेस किया गया है, तो उस चार्ज को A और B में डिस्प्लेस करने में जितना वर्क डन होगा A to B ले जाने में, और उसको चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों का यूनिट एक ही हुआ करता था, आपको याद है। दोनों का यूनिट वोल्ट हुआ करता था, जिसको कैपिटल V से डिनोट करते थे, है ना, वोल्ट, कैपिटल V। यहाँ करंट का यूनिट आपको पता है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, जिसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है। स्मॉल c से लिखते हैं और कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरा हो चुका है। चौथा जो फार्मूला है वो ओम्स लॉ से आता था। कौन सा फार्मूला था? V = IR, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस = करंट टाइम्स रजिस्टेंस, है ना। V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? करंट है। R क्या है? रजिस्टेंस। तो एक जो लेटर जिसका नाम आपको यहाँ नहीं पता है वो है रजिस्टेंस, है ना, और बाकी सेम है। अगला जो फार्मूला था वो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पे था, है ना, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पे। तो कौन सा फार्मूला था? वो था रेजिस्टेंस था रजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना।
ये फार्मूला रिलेशन भी बताता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में। आर क्या है? आर है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, कोई भी वायर का, ठीक है। रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये कोई वायर है, मान लीजिए ये कोई वायर है जिसका लेंथ है L, ठीक है। और ये जो एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R है, तो रेजिस्टिविटी रो है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट आपको पता है ओम होता है ना। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? वो होता है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। सो ओमेगा मीटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेंथ का ऐसा यूनिट आपको पता है, लेंथ का मीटर होता है, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। सारे एसआई यूनिट भी साथ में बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला सीरीज और पैरेलल पर था। तो सीरीज पर दो रेजिस्टेंस या दो से अधिक रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन करने पर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता था? इनको अगर सीरीज कर दिया जाए, ये R1 और ये R2, इनको सीरीज कर दिया जाए तो RS मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता था? R1 प्लस R2 होता था, है ना। सो RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस के लिए 3 होता तो 3, ठीक है ना। और इसमें एक चीज आपको बताया गया था कि अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, R1 R2 ऐसे इक्वल हो जाए, ठीक है, R1 R2 R3 जितने भी रेजिस्टेंस एक वैल्यू हो जाए, यानी मान लीजिए वो R है, तब यहाँ पर R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज क्या होता था? NR होता था। क्लियर? NR होता था। इसी तरह पैरेलल में हम लोग देखेंगे। पैरेलल में क्या कॉम्बिनेशन आपको बताया गया था? 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। और इसको शॉर्टकट फॉर्मूला इसका क्या था? RP इज इक्वल्स टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2, सिर्फ दो के लिए, दो रजिस्टर के लिए, जब पैरेलल में हो। 3 के लिए ये नहीं होगा, 3 के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन कैसा हुआ करता था? पैरेलल का कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन हम लोग करते थे। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल में वोल्टेज, है ना। सो R1 R2, तो इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता था। कौन बनता था? RP। REQ भी लिखा जा सकता है, अगर कोई लिखना चाहे कि R इक्विवेलेंट तो उसको भी लिख सकते हैं। RP याद करने के लिए है कि ये पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ भी अगर सारे रजिस्टर इक्वल हो जाएं, R1 R2 R3 सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाए, मान लीजिए वो R है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 होता तो 1/R प्लस 1/R क्या हो जाता? 2/R होता ना। 3 रजिस्टर होता तो आप क्या लिखते? 3/R। उसी तरह अगर n रजिस्टर होता तो आप क्या लिखते? 1/RP n/R। लेकिन हमको क्या चाहिए होता है? R इक्विवेलेंट या RP, तो R/n। n इज द नंबर ऑफ रजिस्टर, कितना रजिस्टर कनेक्टेड है, और R इज द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया सीरीज और पैरेलल पर। इस पर भी आप न्यूमेरिकल बनाए थे। सीरीज में आपको बताया गया था करंट कांस्टेंट होता है, इसका डेरिवेशन भी आपको कराया गया था, है ना। दोनों का डेरिवेशन कराया गया है। नेक्स्ट फार्मूला हुआ करता था, कौन सा फार्मूला था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी कंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस R हो, कोई करंट I फ्लो कर रहा हो, t सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा हो, तो कितना हीट बनता था? हीट बनता था H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ठीक है। इसी को बोलते थे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ
हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो वो हीट बनाएगा, है ना। अब यहाँ पर हीट जो आएगा उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? उसका एसआई यूनिट तो होगा जूल, है ना। जूल स्मॉल से लिखेंगे और कैपिटल से डिनोट करेंगे। आई एम्पियर, आर ओम, टी सेकेंड में है, ठीक है ना। सो ये कितने लो से बना था? ये बना था 3 लो से, है ना। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको कहते थे लो ऑफ करंट, लो ऑफ करंट। इसको कहते थे लो ऑफ रेजिस्टेंस और इसको कहते थे लो ऑफ टाइम, है ना। यहाँ क्वेश्चन पूछता था कि एलॉय क्यों यूज करते हैं कंडक्टर की जगह में, है ना। हीटिंग एलिमेंट में हम लोग एलॉय क्यों यूज करते हैं? तो एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीट भी ज़्यादा बनेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि स्पाइरल क्यों होता है? हीटिंग एलिमेंट जो यूज़ करते हैं वो स्पाइरल क्यों होता है? तो स्पाइरल होने से क्या होगा? करंट ज़्यादा देर के लिए फ्लो करेगा। अगर आप इसको सर्कुलर बना देंगे तो करंट तुरंत वापस आ जाएगा, और स्पाइरल होगा तो करंट ज़्यादा देर के लिए टिकेगा, है ना। जितना ज़्यादा देर के लिए करंट टिकेगा वहाँ उतना ज़्यादा हीट बनेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला। अगला फार्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी पर था, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला क्या बताया गया था? आपको बताया गया था पहला फार्मूला VIT, वोल्टेज टाइम करेंट टाइम फॉर विच करंट फ्लो, है ना। और दूसरा I स्क्वायर RT और तीसरा V स्क्वायर बाय RT, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता था इन सब का एसआई यूनिट क्या होगा? इन सब का एसआई यूनिट जूल होगा, कैपिटल J से डिनोट करेंगे। कॉमर्शियल यूनिट पूछता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? किलोवाट आवर, है ना। किलोवाट आवर, ठीक है। 1 यूनिट जो कहते हैं हम लोग 1 यूनिट बिल है, जितना भी यूनिट का बिल आता है तो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, ठीक है। और उतना में कितना जूल होगा? 3.6 10 to the power 6 जूल। मतलब 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल होगा, ठीक है। यही कॉमर्शियल यूनिट है। अगला है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का क्या फार्मूला हुआ करता था? इलेक्ट्रिक पावर सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया था, है ना। इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला हुआ करता था इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी याद है तो इलेक्ट्रिक पावर भी याद हो जाएगा। पावर का पहला फार्मूला हो जाएगा V इंटू आई, क्योंकि T तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R, और तीसरा क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय R, ठीक है। यहाँ पर SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट पावर का होता है वॉट, वॉट, वाट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी आप क्या लिख सकते थे? पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। सो 1 जूल, इसका ऐसा यूनिट 1 जूल, इसका पावर का 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। ये भी रिलेशन है। यहाँ पर क्वेश्चन फिर पूछता है डिफाइन 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो बोलेंगे पावर इज सेड टू बी 1 वॉट इफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ 1 जूल इज कंज्यूमिंग बाय एनी डिवाइस पर सेकेंड, है ना। अगर कोई डिवाइस 1 सेकेंड में 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो पावर क्या होगा? 1 वॉट होगा। पावर का कॉमर्शियल यूनिट क्या है? कॉमर्शियल यूनिट आपने सुना होगा HP, हॉर्स पावर। कॉमर्शियल यूनिट वो होता है HP। HP मतलब हॉर्स पावर। कितना वॉट होता है 1 HP में? 1 HP में होता है 746 वॉट। 1 HP में होता है 746 वॉट, ठीक है। और पावर का कोई बड़ा यूनिट, बिगर यूनिट क्या है? किलो वॉट। जैसे वॉट तो ऐसा यूनिट है, अगर आपको किलो वॉट दिया है मतलब 1000 वॉट या फिर 10 to the power 3 वॉट, ठीक है। मेगावाट दिया है, मेगावाट का क्या मतलब होता है? 10 to the power 6 वॉट।
गीगावाट दिया है, तो गीगा का मतलब 10 टू द पावर 9 वाट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला, लगभग सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला को बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं। अपने ज़रूरतमंदों दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।